बोलता बताइए, रघुराज प्रताप सिंह को कोई अपराधी कहता है जिसको परमात्मा ने ही माने एक राजा घर में पैदा कर दिया, लेकिन उसको मुख्तार अंसारी से कोई तुलना कर दे। मतलब राजा भैया दबंग है, गुंडा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक बार कल्याण सिंह जिनका फोटो लगा है, कल्याण सिंह जी का, अब नहीं रहे, और उन्होंने कहा था कि गुंडा के गुंडा का दमन करूंगा। यदि गुंडा के गुंडा, जिस भाव से लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता कि रघुराज प्रताप सिंह गुंडा कोई कहता है, तो मैं इसको निराधार बताता हूं, और ये निंदनीय शब्द है। आप कह सकते हैं भाई, क्योंकि क्षत्रिय कुल के राजा घर में है, राजा घराने के बालक है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा होता है। अखिलेश जो है माने जिन्ना को पटेल से तुलना कर रहा है। बताइए, मैं तो भगवान सद्बुद्धि दे उनको, बुद्धि के लिए जगह करना चाहिए उनको। जिन्ना जिसने देश को बंटवाया और लाखों हिंदुओं को कटवाया, पाकिस्तान में जाकर के लाखों हिंदुओं को कटवाया और देश को भी बंटवाया, और उस व्यक्ति को कोई कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो मेरी समझ से वो बुद्धि का विकलांग हो सकता है, बुद्धि का जरूर दुर्बल हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ महीने और शेष हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष अपने अपने ढंग से लगातार लोगों को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। हम इस समय बलिया में हैं, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश ऐसा कहा जाता है। 142 साल पहले बलिया और गाजीपुर से बलिया अलग हुआ था। मंगल पांडे की धरती है, चित्तू पांडे की धरती है। ऐसी धरती है जहां अपना डीएम लोगों ने बना दिया। अंग्रेज के डीएम को कहा चल हट यहां से, हमारा डीएम रहेगा, और अंगूठा छाप व्यक्ति डीएम बन गया, और यही के व्यक्ति को पुलिस कप्तान बना दिया। वो लोग जिला चलाए भी। आज हम विधानसभा सदस्य सुरेंद्र नाथ सिंह जी के घर पर हैं और उनसे कुछ बात करेंगे। ऐसा विधायक जो बेलाग टिप्पणी, बगैर किसी भेदभाव के, दलीय सीमाएं जिसे बांध नहीं पाई, उनके साथ हम हैं। आइए कुछ ज्वलंत बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। विधायक जी, शुभकामना, सादर आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। हमारे पास एक बुकलेट है, सीधे सीधे विषय पर आते हैं, आपको भी निकलना था। यहाँ कई बिंदु हैं। पहले बिंदु पर अगर हम चर्चा करेंगे, उसके पहले आप बड़े संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, लगातार जंग किए, थाना, पुलिस, तहसील, बिजली विभाग इत्यादि इत्यादि इत्यादि। संघर्ष के आधार पर ही आपको विधानसभा का टिकट मिला और उसके आधार पर लोगों ने जिताया भी अच्छे मत से। चुनाव फिर आ गए हैं 2022 में। एक बिंदु नंबर 11, यह है सुरेंद्र नाथ सिंह विधायक 363 बैरिया विधानसभा बलिया। यह कुछ अग्रिम पंक्ति के लोगों ने इसे छपवाया है, जैसा कि मैंने सूची में देखा। यह चांद दियर पुलिस चौकी की अवैध वसूली बंद कराया। ये क्या है? वो अवैध वसूली पहले चलती थी, आज भी बिल्कुल चलती है। क्या कठिनाइयाँ हैं वसूली? ऐसा है पत्रकार जी, बलिया जनपद में जी सपा और बसपा के शासनकाल में जी सोहाव जी उभाव जी और चांदियर चौकी, जी उसमें भी चांदियर सबसे ज़्यादा जी पुलिस के द्वारा अवैध वसूली होती थी। जी मेरे जीवन का सपना था कि जिस समय भी यदि कोई परमात्मा ने ऐसा मुझको दायित्व दिया जी तो मैं अपने जनता को इस पुलिस के शोषण से मुक्त कराऊंगा। जी और शपथ लेने के बाद तुरंत मैं जब आया जी तो मेरा पहला स्टेटमेंट हुआ कि चांदियर चौकी पर वसूली करने वाला जी जेल में जाएगा, जी और बंद हो गया। पुलिस चौकी की वसूली बंद हो गई। वहाँ पर परोरा की लत्ती से अच्छा। यहाँ तक कि नचनिया से भी पैसा ले लेते थे सब। और मैं तो अपनी आंखों देखा था कि एक नाचने वाले को पकड़ा था। मैं जो है किसी बारात में जा रहा था जी तो मैं उस सिपाही को 2 चाटा मारा था। जी मैंने इस देश से नहीं, मैंने कहा कि बताओ तुम्हारे यदि घर की परिस्थिति ऐसी होती, किसी नाचने वाला को जो पेट पालने के लिए कोई नाचने के लिए जाता है और उस नर्तकी से भी तुम पैसा ले रहे हो, तो तुमसे बड़ा जो है शैतान इस दुनिया में कोई होने वाला नहीं। तो शैतान की भावना से उस पुलिस कांस्टेबल को मैंने 2 चाटा भी दिया था। जी उसके बाद क्या हुआ? मतलब वही दंड दे करके कि आगे कुछ नहीं, हुआ? उसके बाद जो उसका वहाँ से ट्रांसफ़र कराया। हमें उस समय धरना पर बैठा, और उस समय सपा का राज था, सपा का शासनकाल। मेरे शासनकाल में तो बंद हो गया, पूर्णतया बंद हो गया, पूर्णतया बंद हो गया। और मैं समाप्त तो भ्रष्टाचार नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हर एंगल से भ्रष्टाचार को कम कर दिया। चाहे वो तहसील हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो। जरूर एक बार लोगों को विचार करना पड़ता है कि भाई
घूस तो ले रहा हूँ, कहीं सुरेंद्र सिंह की जानकारी न हो जाए। यह केवल बैरिया में अथवा बलिया में? अब मेरे पत्रकार जी, मैं अपने क्षेत्र का जनता ने जो जिम्मेवारी दी है, जी। प्रजातांत्रिक मैं एक तरह से सेवक हूँ, रक्षक हूँ, जी। उसकी भूमिका में मैं भी हूँ, जिसमें बलिया के लोग जिम्मेवारी देंगे तो बलिया को भी दिखा दूंगा, भ्रष्टाचार कम कर दूंगा। मैं संघ से संस्कारित व्यक्तित्व हूँ, पूज्य संत हरिहरानंद जी के सानिध्य में रहता हूँ, तो मेरा पहला मिशन होता है कि भ्रष्टाचार और अत्याचार पर अंकुश लगाना राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले नेता का पहला धर्म होता है। तो यदि मैं ये नहीं कर सका, अत्याचार कम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो फिर राजनीति करने का नेता का मतलब क्या है? मेरे समझ से कोई मतलब नहीं। असली तो निगरानी हम सबको ब्यूरोक्रेसी को ही करना है। कोई भी नेता हो, असली निगरानी यदि समाज को बचाना है तो अत्याचारियों से और भ्रष्टाचारियों से। भ्रष्टाचार करने का अधिकतम जो सबल पक्ष है वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का है। अत्याचार करने का पक्ष भी आप देखे होंगे तो समाज के गुंडों का है। तो जो गुंडों पर और पुलिस पर, कर्मचारी पर, अधिकारी पर निगरानी रखे, आग्रहपूर्वक आग्रह करके, निवेदन करके, संवाद करके भ्रष्टाचार को कम कर ले, नहीं मानता है तो आंदोलन करके भी कम करना चाहिए। विधायक जी, यदि गुंडे सदन में जाएंगे, चाहे जो भी दल हो, गुंडों को अगर भेजा जाएगा, गुंडे पहले सहयोग करके विधायक बनाते थे और गुंडों का सहयोग लिया जाता था, लेकिन गुंडों को प्रश्रय नहीं दिया जाता था, समाज में बहुत हीन दृष्टि से उनको देखा जाता था। लेकिन अब गुंडे जा रहे हैं और कोबड़ छोट कहत अपराधो, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा सकता। आप तो बोलते रहते हैं। चलिए हम आपको थोड़ा सा लखीमपुर खीरी ले चलते हैं। एक ऐसे बंदे को, सारे दल की हाल है, कोई कम नहीं है इसमें, कोई कम है कोई अधिक है, लेकिन रहा न बिन कोई दांत नहीं पोरे, कोई बाकी नहीं रह गया। लखीमपुर खीरी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिस पर कई एक अपराध हैं। अपराध तो अपराध, 302 का भी अपराध है और उच्च न्यायालय से वो जमानत पर है, सांसद बनता है, गृह राज्य मंत्री बना। क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देकर के? और पत्रकार जी, आप 302 किन परिस्थितियों में हुआ है इस पर भी अध्ययन करना चाहिए। आप लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे आदमी। मेरा खुद जो है दुर्जनपुर में एक मेरा कार्यकर्ता गोली चलाया, लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाया और उसके माता को, पिता को, भाभी को लोगों ने मार के धराशायी कर दिया था। आप मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आपके माता पिता को, बेटी को, बहू को कोई मार के धराशायी कर दे, आप लाइसेंस लिए होंगे तो क्या करेंगे? प्रतिरक्षा में चलाएंगे गोली, स्वाभाविक है। परिस्थितियां क्या थी ये देखना पड़ता है 302 में भी। तो अब आप दूसरे की बात करते हैं। मेरे ऊपर 10-10 की तब मुकदमा सपा और बसपा के राज में फर्जी कर दिया गया। मेरा अपराध यही था कि मैं किसी एसडीएम को घेरा था, किसी दरोगा को घेरा था और उसमें 307, 308, आप कहिए मत, माने इस तरह से मैं तो कहता हूं कि यदि पुलिस को यदि खुला छूट दे दिया जाए तो सभी नेताओं को सब 302 के मुलजिम बना देंगे। लेकिन उसके बाद भी सामाजिक पृष्ठभूमि होती है। सामाजिक पृष्ठभूमि यदि अच्छी है, विषम परिस्थिति में कहीं आदमी युद्ध कर ही दिया तो ये कोई अपराध नहीं है। ये जो है कैजुअलिटी है। आप वहाँ की बात पत्रकार कर रहे हैं, आप लोग ये नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ पत्रकारों को भी, हम तो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर समाज में पत्रकारिता का मतलब क्या है। वहाँ पर ही बताइए, जो धरना पर बैठने वाला व्यक्ति, किसान, तलवार लेकर के आता है, धरना पर बैठने वाला व्यक्ति लाठी लेकर के आता है। इसका मतलब प्रायोजित ढंग से वो यहाँ भाजपा के नेताओं का कार्यक्रम था, इनको मारने की साजिश थी। बताइए, कोई मारना चालू कर देगा? मैं तो कहता हूँ, मैं उससे नहीं, जो भी घटना हुआ निंदनीय है, दुखद है और मैं उस दुख की घड़ी में मैं उस पीड़ित परिवार के साथ हूँ जरूर। लेकिन बताइए कि किसी को जान से मारने के लिए कोई तलवार लेकर खड़ा हो और वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी अपना जान बचाने के लिए गाड़ी क्या करेगा? तो वो एक्सीडेंट है, दुर्घटना है। हो सकता है कि उसकी भी नीयत गंदी हो, लेकिन उसमें नीयत गंदी के साथ साथ परिस्थितियों के कारण दुर्घटना भी माना जा सकता है। तो दोनों परिस्थिति हो सकती है। तो मैं उसको अपराधी नहीं मानता। अपराधी तो वो हैं जो तलवार लेकर घिरे थे। और मैं तो स्पष्ट रूप से उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप सब भी कह रहा हूँ कि लखीमपुर की घटना में जो जिस अंश में दोषी हो, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को लाठी से कूच करके मार दिया गया, एक ब्राह्मण पत्रकार को मार दिया गया, इंटेंशनली मारा गया है, इंटेंशनली मारा गया है इन लोगों को कि भाजपा के लोग हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मिश्रा जी का लड़का यदि अपराध किया था तो जेल गया, तो जो लोग लाठी से मार करके और किसी को मौत के घाट उतार दिए, पत्रकार को और 4-5 ब्राह्मण लोगों को, भाजपा कार्यकर्ताओं को, तो उनको भी जेल जाना चाहिए। मैं इस सरकार से आदरपूर्वक मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों को भी जेल जाना चाहिए।
जो जिस अंश में दोष है। विधायक जी, इस मामले में निष्पक्ष रूप से हमने वीडियो किया था और यह कहा था कि यदि कार्यक्रम वहां था तो आपको चढ़ के नहीं जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वह कोई भेदभाव इस मामले में नहीं करेगा। नहीं, ठीक है, नहीं करेगा, अच्छी बात। तो विषय यह था कि ठीक है, आपने ब्राह्मण का नाम लिया, मैं तो यह नाम नहीं लेता। आपने नाम लिया कि ब्राह्मण को, पत्रकार को, ब्राह्मण पत्रकार को, या वो चलिए उससे ऊपर कि हम लोगों को सोचना है। विषय यहाँ खड़ा था कि क्या किसी ब्राह्मण को ही देना था, तो क्या इतने मुकदमे हो और आम शोहरत अच्छी नहीं हो। देखिए साहब, आप तो कुछ वोट, 10,000 वोट आपके व्यक्तित्व पर मिल जाएंगे, लेकिन जीतता तो दल है, दल जीतेगा। बाबा के नाम पर वोट मिलेगा, दोनों बाबा के नाम पर वोट मिलेगा, दल के नाम पर वोट मिलेगा। ऐसे लड़ करके बहुत से लोगों ने अपनी औकात को देख लिया है। ऐसी परिस्थिति में क्या यह नहीं लगता कि ऐसे लोगों से थोड़ा परहेज करना चाहिए? पत्रकार जी, मैं वही बात मैं कह रहा हूँ, मेरा दल जो है, अपराधी उसको कहते हैं जो पेशा बना करके अपराध करने की योजना बना करके धन कमाने के लिए करता है। परिस्थितियों के कारण किसी विषम परिस्थिति में प्रासंगिक अपराध हो जाना, अप्रासंगिक अपराध हो जाना, ये अपराध की कोटि में नहीं आता है। मैं दूसरे की बात करते हैं, मैं अब खुद कह रहा हूँ। देखिए, आपकी बात कह रहा हूँ, देखिए, पूरा बलिया जानता है कि आप संघर्ष में आपके ऊपर पत्रकार जी, मैं जीवन में कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी से झगड़े नहीं हुआ, लेकिन समाज रक्षा में, पीड़ित की रक्षा में, पीड़ित को न्याय दिलाने में झंझट हुआ और हमको अपराधी बना दिया। यहाँ तक आप कहेंगे, मैं एक शिक्षक, इंटर कॉलेज का शिक्षक हूँ, मेरे ऊपर सपा का शासनकाल में गैंगस्टर लगा दिया, हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, गैंगस्टर तक लगा दिया। और गैंग कौन? तो गैंग में हमारा सब जितने प्रधान थे, 5-7 प्रधान थे। बताइए, अब इस तरह से पुलिस क्या नहीं कर देगी? ये जो है भाजपा का ही शासन है, जिसमें थोड़ा न्याय और अन्याय पर विचार भी होता है। नहीं तो उन सबों के कार्यकाल में पत्रकार जी विचार भी नहीं होने वाला है। आज आप देख नहीं रहे कि अखिलेश जो है माने जिन्ना को पटेल से तुलना कर रहा है। बताइए, मैं तो भगवान सद्बुद्धि दे उनको, बुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए उनको। जिन्ना जिसने देश को बंटवाया और लाखों हिंदुओं को कटवाया, पाकिस्तान में जाकर के लाखों हिंदुओं को कटवाया और देश को भी बंटवाया, और उस व्यक्ति को कोई कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, तो मेरी समझ से वो बुद्धि का विकलांग हो सकता है, बुद्धि का जो है जरूर जो है दुर्बल हो सकता है, नहीं तो ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए। विधायक जी, जहाँ तक बात चल रही थी, हम लोग उस विषय से दूसरे विषय पर आते हैं। तो सवाल आप अपने, जिस तरह से आप अपने को देख रहे हैं, सब जानते हैं कि संघर्ष करने वाला विधायक, भिड़ा भिड़ी करने वाला विधायक, किसी की दुख तकलीफ देख करके उसमें जूझने वाला विधायक, थाने से लेकर के तहसील और अन्य मुद्दों पर, तो आपके साथ तो समझ में आता है कि अपराध दर्ज हो गया। बहुत से लोगों के पर भी ऐसे ही अपराध दर्ज हुआ। विधायक जी, अपराध आज भी दर्ज हो रहे हैं। अब चलिए, विषय पर यह है कि पुलिस, मैंने देखा है, जो अनुभव किया है, मेरे आदमी 1 दर्जन लोग जेल गए हैं, दरोगा और पकड़ के जेल भेजे हम लोग। विषय यहाँ खड़ा है कि पुलिस आज भी अगर कोई फुटफुटा रहा है तो उस पर दर्ज कर देगी। नहीं लग रहा है कि दर्ज कर देगी? एकदम आप सही इस पर कंट्रोल कैसे होगा? देखिए पत्रकार जी, इस पर कंट्रोल का माध्यम केवल एक ही है, प्रतिनिधि। सत्य बात को साहसपूर्वक, गलत को गलत और सही को सही कहने का स्वभाव पालना चाहिए। जब तक सामाजिक जीवन का प्रतिनिधि सत्यवादी नहीं होगा, सत्य आचरण करने वाला नहीं होगा, तब तक अन्याय कम होने वाला नहीं है, चाहे शासन किसी का भी हो। मैं जरूर आपसे कह रहा हूं कि हर शासन में कुछ ना कुछ ये होता है, लेकिन ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में भारतीय जनता पार्टी का भी व्यक्ति कोई अत्याचार करेगा, अपराध करेगा, तो उनके यहाँ क्षम्य नहीं है, उनके यहाँ क्षम्य नहीं है। तो ये कल्चर होना चाहिए। परिभाषा यह नहीं ना है कि हमारा जो गुंडा है, हमारा तस्कर है, वो क्रांतिकारी है और दूसरे का गुंडा है। ऐसा आप अनुभव किए हैं? ऐसा मत अनुभव करिए। यदि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति होगा तो अपराधी को अपराधी वो कहने में हिचकने वाले नहीं, कोई भी होगा उनको छोड़ने वाले नहीं। लेकिन अब कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बात बोलता है। बताइए, अब रघुराज प्रताप सिंह को कोई अपराधी कहता है, जिसको परमात्मा ने ही माने एक राजा घर में पैदा कर दिया, लेकिन उसको मुख्तार अंसारी से कोई तुलना कर दे। मुख्तार अंसारी इंसान और इंसानियत की हत्या करके पैसा इकट्ठा करता है, तो क्या वही अब उसको सबदर्शी बना देना? दबंग कह सकते हैं, दबंग में हम कह सकते हैं कि दबंग क्या है, तो दबंग तो लोग हमको भी कहते हैं, लेकिन न्याय हित में करते हैं। न्याय हित में मैं करता हूँ, दबंग करता हूँ। मतलब राजा भैया दबंग है, गुंडा नहीं है? बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, एक बार कल्याण सिंह बिल्कुल जिनका फोटो लगा है, कल्याण सिंह जी का, अब नहीं रहे, और उन्होंने कहा था कि गुंडा के गुंडा का दमन करूंगा, यदि गुंडा के गुंडा को। देखिए, तो अब तो वह नहीं रहे। नहीं और नहीं कहना मैं वहाँ कहना प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। लेकिन जिस भाव से लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता कि रघुराज प्रताप सिंह गुंडा कोई कहता है तो मैं इसको निराधार बताता हूँ, और ये निंदनीय शब्द है। आप कह सकते हैं भाई, चूंकि क्षत्रिय कुल के राजा घर में है, राजा घराने के बालक है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा होता है, माने एक परंपरागत है, वो अच्छा नहीं है, उसको अच्छा नहीं कह सकता। हम में भी वो दोष है, हम में भी क्षत्रिय होने के नाते दोष है। लेकिन अन्याय करने के लिए, क्षत्रिय अन्याय करने के लिए होता है, क्षत्रिय न्याय करने के लिए होता है, क्षत्रिय पीड़ित के आंसू को पोंछने के लिए होता है, क्षत्रिय दान लूटने के लिए नहीं होता है, बांटने के लिए होता है। तो यदि यह कल्चर है तो मान लीजिए कि अभी भी उसमें राजा का संस्कार जीवित है। और ओम प्रकाश भर यदि इस तरह की तुलना करता है, रघुराज प्रताप सिंह की तुलना करता है मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से, तो इसका मतलब उसकी दृष्टि में मान लीजिए कि ईमान में और बेईमान में कोई अंतर नहीं है।